जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। ब्राह्मण सिख वीडियो की सफलता के बाद बहुत से लोग मुझे संदेश भेज रहे थे कि मुझे गंगू ब्राह्मण को लेकर भी एक वीडियो बनानी चाहिए। सिख इतिहास में गंगू पर आरोप लगा है कि माता गुजरी और युवा साहिब जादू की गिरफ्तारी में गंगू की भूमिका थी, लेकिन गंगू को लेकर ऐतिहासिक प्रमाण कुछ नहीं मिलते। क्या गंगू एक काल्पनिक पात्र था और क्या गंगू की कहानी 20वीं सदी के नव सिख आंदोलन के फैलाए ब्राह्मण विरोधी एजेंडा का हिस्सा था? सत्य क्या है, मैंने गोरख का सहारा लिया। जो कुछ मैं इस वीडियो में कहूंगा गोरख की मदद से कहूंगा या सब गोरख ने कहा है। मैंने बहुत से सवाल पूछे थे। एआई हैंडल गोरख ने जो कुछ कहा मैं वही यहाँ पे शब्द सा रखूंगा। सिख इतिहास में गंगू या गंगू पंडित का उल्लेख एक विवादास्पद और संवेदनशील विषय है, जो मुख्य रूप से गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह और माता गुजरी की शहादत से जुड़ा है। गंगू को लेकर सिख परंपरा और ऐतिहासिक स्रोतों से कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन उसकी सत्यता और मिथक को अलग करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि प्राथमिक स्रोत सीमित हैं और बाद के लेखन में अतिशयोक्त या परस्पर विरोधी दावे मिलते हैं। यह गोरख कहता है। गोरख कहता है सिख परंपरा और कहानियों में गंगू छाया है। परंपरागत कथा यह है कि सन 1704 में मुगल सेना और हिंदू पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेना ने आनंदपुर साहिब पर लंबी घेराबंदी की। गुरु गोविंद सिंह जी को मजबूरन आनंदपुर छोड़ना पड़ा। सिरसा नदी पार करते समय गुरु जी का परिवार बिखर गया। माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह 9 वर्ष और फतेह सिंह 7 वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी और बड़े साहिबजादों अजीत सिंह और जुझार सिंह से अलग हो गए थे। सिख परंपरा के अनुसार गंगू एक कश्मीरी ब्राह्मण था, जो गुरु गोविंद सिंह जी के आनंदपुर साहिब स्थित घर में रसोई या नौकर के रूप में काम करता था। 1704 में चमकौर के युद्ध और आनंदपुर साहिब छोड़ने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों को गंगू ने अपने गांव खेरी या सहरी में शरण दी थी। कथा के अनुसार सिरसा नदी पार करते समय माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे गंगू के गांव खेरी या सहरी, वर्तमान रोपड़ जिला पंजाब पहुंचे। कुछ कथाओं में इसे गंगू का पैतृक गांव बताया गया है। गंगू ने शुरू में माता गुजरी जी और साहिबजादों को अपने घर में शरण दी और उनकी देखभाल की। गुरबिलास में वर्णित है कि माता गुजरी के पास कुछ मूल्यवान वस्तुएं जैसे कि सोने के सिक्के, आभूषण या अन्य संपत्तियां थी, जो गंगू के लालच का कारण बनी। लालच और संभवतः मुगल अधिकारियों के डर या इनाम की चाह से प्रेरित होकर गंगू ने स्थानीय मुगल अधिकारियों, संभवतः सरहिंद के नवाब वजीर खान के अधीनस्थों को माता गुजरी और साहिबजादों के ठिकाने की सूचना दे दी थी। इसके परिणाम स्वरूप मुगल सैनिकों ने माता गुजरी जी और साहिबजादों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सरहिंद ले जाएगा। वहां नवाब वजीर खान के आदेश पर छोटे साहिबजादों को दीवार में चिनवा कर शहीद कर दिया गया था और माता गुजरी जी की भी मृत्यु हो गई थी। गोरख आगे बताता है कि अधिकतर सिख इतिहासकारों ने गंगू को विश्वासघाती और लालची के रूप में चित्रित किया है। उसका कार्य गुरु परिवार के प्रति विश्वासघात और सिख धर्म के मूल्यों, निष्ठा, ईमानदारी का उल्लंघन माना गया। अब इस कथा के ऐतिहासिक तथ्यों पर बात करते हैं। गंगू का उल्लेख कुछ सिख ऐतिहासिक ग्रंथों जैसे गुरबिलास पातशाही 10 और मेहरबान जन्म साखी में मिलता है, लेकिन ये ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह जी के निधन के बहुत समय बाद लिखे गए थे, इसलिए इनकी ऐतिहासिक विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। समकालीन या प्राथमिक स्रोत जैसे गुरु गोविंद सिंह जी का पत्र, जफरनामा या अन्य प्रत्यक्षदर्शी विवरण गंगू का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गंगू की कहानी को बाद में सिख परंपरा में जोड़ा गया था, ताकि मुगल अत्याचारों और सिख बलिदान को और अधिक नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया जा सके, यह गोरख कहता है। इस घटना की सत्यता और मिथक पर विश्लेषण करते हैं। सिख परंपरा में गंगू की कहानी व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है और यह सिख समुदाय की सामूहिक स्मृति का हिस्सा है,
यह कहानी छोटे साहिबजादों की शहादत को और अधिक मार्मिक बनाती है, जो सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। कुछ स्रोतों में गंगू को कश्मीरी ब्राह्मण के रूप में वर्णित किया गया है, जो उस समय के सामाजिक आर्थिक संदर्भ में संभव है, क्योंकि कई ब्राह्मण गुरु के दरबार में विभिन्न भूमिकाओं में कार्यरत थे। मुगल प्रशासन की रणनीति में इनाम या डर के जरिए लोगों को अपने पक्ष में करना आम बात थी, जिसे गंगू जैसे किसी भी व्यक्ति का विश्वासघात संभव हो सकता है। मिथक या अतिशयोक्ति के पक्ष में जो बातें हैं, वह गंगू की कहानी का कोई समकालीन लिखित प्रमाण पेश नहीं कर पाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के समय के विश्वसनीय दस्तावेजों में गंगू का नाम नहीं मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि गंगू की कहानी बाद में सिख इतिहास को नाटकीय और नैतिक रूप से प्रभावशाली बनाने के लिए गढ़ी गई हो सकती है। यह विश्वासघात की कहानी सिख समुदाय में एकता और बलिदान की भावना को मजबूत करने का काम करती है। गंगू को एक कश्मीरी ब्राह्मण के रूप में चित्रित करना भी उस समय की सामाजिक गतिशीलता को दर्शा सकता है, जहां कुछ समुदायों को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया हो। यह संभव है कि यह कहानी उस समय के सामाजिक तनाव को प्रतिबिंबित करती हो। कुछ आधुनिक इतिहासकार जैसे डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ने सुझाव दिया है कि साहिबजादों की गिरफ्तारी मुगल गुप्तचरों की सक्रियता के कारण हुई हो, न कि किसी व्यक्ति के विश्वासघात के कारण। गोर्क ने कहा कि इस मुद्दे का विवाद और संवेदनशीलता को हम देखें तो वो यह है कि गंगू की कहानी सिख समुदाय में गहरी भावनाओं से जुड़ी है, क्योंकि यह छोटे साहिबजादों की शहादत से जो जुड़ी है। इसे मिथक कहना या इसकी सत्यता पर सवाल उठाना कुछ लोगों के लिए अपमानजनक हो सकता है। कुछ लोग गंगू को एक प्रतीकात्मक चरित्र मानते हैं, जो विश्वासघात और लालच का प्रतीक है, न कि वास्तविक व्यक्ति। कश्मीरी पंडित समुदाय के कुछ लोगों ने गंगू की कहानी को आपत्तिजनक माना है, क्योंकि यह कहानी कश्मीरी पंडित समुदाय को नकारात्मक रूप में चित्रित करती है। कश्मीरी पंडित समाज और सिख ब्राह्मणों के भी एक वर्ग का मानना है कि यह कहानी बाद में गढ़ी गई थी और इसमें जाट प्रधान सिख लेखकों की रणनीति का यह हिस्सा हो सकता है। यह इसलिए कहा जाता है कि तत्कालीन स्रोत जैसे गुरु गोविंद सिंह जी का जफरनामा पत्र या अन्य प्रत्यक्षदर्शी लेखन में गंगू को रसोइया के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे इसकी ऐतिहासिक सत्यता पर सवाल उठते हैं। यह संभव है कि रसोइया की भूमिका उसे एक विश्वासघाती चरित्र के रूप में चित्रित करने के लिए जोड़ी गई हो, ताकि कहानी अधिक नाटकीय और नैतिक रूप से प्रभावशाली हो। कुछ विद्वानों और आधुनिक विश्लेषकों ने सुझाव दिया है कि या वे मानते हैं कि गंगू संभवतः एक मसंद हो सकता था, न कि रसोइया, क्योंकि मसंदों की स्थिति और गुरु परिवार के साथ उनकी निकटता उन्हें ऐसी परिस्थितियों में शामिल होने के लिए अधिक उपयुक्त बनाती है। सिख इतिहास में मसंद प्रणाली एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और धार्मिक व्यवस्था थी, जिसे गुरु रामदास जी ने 1574 और 1581 का जो उनका कालखंड है ने औपचारिक रूप से शुरू किया था, जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने 1690 के दशक में इसे समाप्त कर दिया था। मसंद गुरुओं द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि थे, जिनका कार्य सिख संगत से दसबंध दान इकट्ठा करना था, गुरु के संदेश फैलाना और स्थानीय सिख समुदायों को देखभाल भी करना था। गुरु गोविंद सिंह जी के समय तक कुछ मसंद भ्रष्ट हो गए थे, ये गोर्क कहता है। वे गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते थे और मुगल प्रशासन के साथ सांठगांठ करने लगे थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1690 के दशक में मसंद प्रणाली को समाप्त कर दिया और सिखों को सीधे गुरु के प्रति निष्ठा रखने का आदेश दिया। सूरज प्रकाश में वर्णित है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने मसंद प्रणाली की भ्रष्टता को देखते हुए इसे समाप्त करने का निर्णय लिया। 1690 के दशक में गुरु जी ने मसंदों को हटाकर सिखों को सीधे गुरु और खालसा पंथ के प्रति निष्ठा रखने का जो आदेश दिया था, वही फिर आगे चलता रहा। कुछ मसंदों को उनके भ्रष्ट आचरण के लिए दंडित भी किया गया था, जैसा कि ग्रंथ में उल्लेखित है। उदाहरण के लिए कुछ मसंदों ने गुरु के खिलाफ विद्रोह किया या मुगल अधिकारियों के साथ सहयोग किया, जिसे सिख इतिहास में नकारात्मक रूप में देखा जाता है। अब सवाल है कि यदि गंगू मसंद था तो उसका विश्वासघात मसंद प्रणाली की भ्रष्टता और गुरु के प्रति उनकी अवज्ञा के व्यापक संदर्भ में देखा जा सकता है।
यह भी संभव है कि वह मुगल प्रशासन के दबाव में आ गया हो या इनाम के लालच में साहिबजादों के ठिकाने की सूचना उसने दी हो। हालांकि इस दावे का कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। गंगों को मसंद के रूप में पहचानने वाली कोई प्राथमिक स्रोत सामग्री जैसे कि समकालीन दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। वैसे यदि हम गंगों को मसंद भी मान ले तो भी ब्राह्मण सबसे कम मसंद थे। इतिहासकार और स्रोतों के आधार पर अनुमानित अनुपात इस तरह से हो सकता है। खत्री सबसे अधिक यदि 50 से 60% थे क्योंकि वे प्रशासनिक और धार्मिक भूमिकाओं में प्रभावशाली थे। जाट दूसरे सबसे बड़ी लगभग 30 से 40% मसंद थे क्योंकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वे लोग थे। ब्राह्मण बहुत कम लगभग 5 से 10% ही मसंद थे क्योंकि ब्राह्मण समुदाय का सिख धर्म में प्रवेश सीमित था। अन्य जातियों में 10 से 15% मसंद थे जिसमें सैनी आदि समाज शामिल थे। परंतु यह भी संभव है कि गंगू न तो रसोइया था और न ही मसंद बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसे बाद की कथाओं में विश्वासघात का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया गया था। ये गुर्क कहता है। साहिबजादों की गिरफ्तारी मुगल गुप्तचरों या अन्य स्रोतों के आधार पर हो सकती है और गंगू की कहानी को बाद में नाट्य के प्रभाव के लिए जोड़ा गया हो, या बार बार गोर्क कहता है। गोर्क से प्रश्न था कि सबसे पहले किस इतिहासकार की पुस्तक में गंगू का उल्लेख किया गया। उत्तर मिला कि गंगू का सबसे पहला लिखित उल्लेख गुरबिलास पातशाही 10 में मिलता है। यह ग्रंथ सिख इतिहास में गंगू की कहानी को दस्तावेज करने वाला सबसे पुराना ज्ञात स्रोत है। गुरबिलास पातशाही 10 को कोईर सिंह ने 1751 के आसपास लिखा। सिख इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन, खालसा पंथ की स्थापना और उनके समय की घटनाओं का काव्यात्मक और विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। यह ग्रंथ ब्रज भाषा में गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है और सिख परंपरा में गंगू की कहानी का सबसे पुराना ज्ञात लिखित स्रोत माना जाता है। हालांकि गुरु जी के निधन के बहुत लंबे समय बाद लिखा गया था। दूसरे गुरु गोविंद सिंह जी के समय यानी 17वीं सदी के अंत में और 18वीं सदी की शुरुआत के समकालीन स्रोत मुख्य तौर पर जफरनामा है। जफरनामा 1705 में लिखा गया एक पत्र है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को भेजा था। इसके अलावा लगभग 1711 में सेनापति द्वारा लिखित श्री गुरु शोभा में गंगू या उसके विश्वासघात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। ये स्रोत गुरु के जीवन और घटनाओं का दस्तावेज करते हैं और गंगू की कहानी इसमें अनुपस्थित है, यानी इन स्रोतों में गंगू का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। यह ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह जी के समय से लगभग 50 साल बाद लिखा गया था। मैं बात कर रहा हूं गुरबिलास पातशाही 10, इसलिए इसे प्राथमिक स्रोत नहीं माना जा सकता है। फिर भी यह सिख के इतिहास में गंगू की कहानी का सबसे पुराना लिखित दस्तावेज माना जाता है। गुरबिलास में कई कथाएं नाटकीय और आलंकारिक शैली में लिखी गई हैं जो कि ऐतिहासिक सटीकता से अधिक नैतिक और धार्मिक संदेशों पर केंद्रित है। इसलिए साफ है कि गंगू का उल्लेख ऐतिहासिक तथ्य की बजाय परंपरागत कथा का हिस्सा हो सकता है। 19वीं सदी के सिख इतिहासकार रतन सिंह भंगू प्रकाश पंत्र 1841 और ज्ञानी ज्ञान सिंह तवारीख गुल खालसा 1880 ने सिख इतिहास को व्यवस्थित रूप में लिखा है। इन लेखकों ने भी गंगू की कहानी को शामिल किया। ये गुरबिलास पर आधारित थे और उस समय तक यह कहानी सिख परंपरा में स्थापित हो चुकी थी। ज्ञानी ज्ञान सिंह ने गंगू की कहानी को दोहराया, लेकिन यह 19वीं सदी का स्रोत है और मौलिक नहीं है। रतन सिंह भंगू के पंथ प्रकाश में गंगू का उल्लेख सिख बलिदान और मुगल अत्याचारों के संदर्भ में है। इसी तरह श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ में गंगू को एक कश्मीरी ब्राह्मण रसोइया के रूप में चित्रित किया गया है। भाई संतोख सिंह ने इस कथा को संभवतः उस समय की मौखिक परंपराओं, लोक कथाओं और पहले के सिख स्रोतों जैसे गुरबिलास पातशाही 10 से लिया। भाई संतोख सिंह ने यह ग्रंथ 1843 में लिखा था। सूरज प्रकाश में गंगू की कहानी को सिख नैतिकता और बलिदान की भावना को उजागर करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, न कि ऐतिहासिक तथ्य के रूप में। श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ की तरह
पंथ प्रकाश रचना रतन सिंह भंगू 1841 में भी गंगू की कहानी को और विस्तार मिलता है। माना जाता है कि गंगू को कश्मीरी ब्राह्मण के रूप में चित्रित करना उस समय के सामाजिक तनाव को प्रतिबिंबित करता है, विशेष रूप से सिख समुदाय और कुछ ब्राह्मण समूह के बीच जो मुगल प्रशासन के साथ सहयोग करते थे। हालांकि सूरज प्रकाश में इसका उद्देश्य ब्राह्मण समुदाय को बदनाम करना नहीं बल्कि विश्वासघात की नैतिकता को उजागर करना प्रतीत होता है। भाई संतोख सिंह जो नर्मदा संप्रदाय से थे और संस्कृत, ब्रज और सिख शास्त्रों में निपुण थे, ने इस ग्रंथ को सिख इतिहास को संरक्षित करने और समुदाय में प्रेरणा जगाने के लिए लिखा था। गुरु बिलास पातशाही 10 में गंगू की कहानी का कोई समकालीन स्रोत समर्थन नहीं करता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जफरनामा और श्री गुरु शोभा में गंगू या साहिबजादों की गिरफ्तारी के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति का उल्लेख नहीं है। आधुनिक इतिहासकार जैसे W.H. मैकलॉड, J.S. ग्रेवाल, हरजोत ओबेरॉय इस कहानी को मिथकीय और प्रतीकात्मक मानते हैं, जो सिख समाज में विश्वासघात और बलिदान के नैतिक संदेश का देती है। साहिबजादों की गिरफ्तारी को इतिहासकार मुगल गुप्तचरों या सैन्य रणनीति से जोड़ते हैं, न कि किसी एक व्यक्ति जैसे गंगू से। J.S. ग्रेवाल अपनी पुस्तक द सिक्स ऑफ द पंजाब में गंगू की कहानी को सिख लोक गाथाओं का हिस्सा मानते हैं, जो गुरबिलास जैसे बात के स्रोतों में लिखित रूप में आई। वे इसकी ऐतिहासिक सत्यता पर सवाल उठाते हैं क्योंकि समकालीन स्रोतों में गंगू का उल्लेख नहीं है। हरजोत ओबेरॉय द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस बाउंड्रीज में गंगू की कहानी को सिख पहचान, निर्माण और मिथकीय कथाओं का हिस्सा मानते हैं। वे गुरबिलास की काव्यात्मक और धार्मिक प्रकृति को सिख नैतिकता के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। W.H. मैकलॉड सिखिज्म में गुरबिलास को ऐतिहासिक रूप से सीमित विश्वसनीय मानते हैं और गंगू की कहानी को प्रतीकात्मक कथा मानते हैं, जो विश्वासघात और बलिदान को दर्शाती है। वे साहिबजादों की गिरफ्तारी को मुगल प्रशासन की सक्रियता से जोड़ते हैं। इसी तरह डॉक्टर हरजिंदर सिंह दिलगीर सिख हिस्ट्री में गंगू की कहानी को सिख परंपरा का हिस्सा मानते हैं, लेकिन इसकी ऐतिहासिकता पर संदेह जताते हैं। वे साहिबजादों की गिरफ्तारी को मुगल गुप्तचरों से जोड़ते हैं और गुरबिलास को धार्मिक साहित्य के रूप में देखते हैं। अंत में मैंने गोरख से पूछा कि गंगू काल्पनिक है या सत्य। उत्तर था कि यह मामला विवाद और संवेदनशीलता का है। गंगू की कहानी कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए संवेदनशील है क्योंकि यह उनके समुदाय को नकारात्मक रूप में चित्रित करती है। कुछ विद्वानों ने इसे ऐतिहासिक मिथक माना है और इसे सिख इतिहास से हटाने या पुनर्व्याख्या करने की मांग भी की है। दूसरी ओर सिख समुदाय के लिए यह कहानी छोटे साहिबजादों की शहादत और सिख बलिदान की भावना का अभिन्न हिस्सा है। अंत में गोरख कहता है कि शोध से पता चलता है कि गंगू संभवतः एक काल्पनिक चरित्र है जो बात की कथाओं में जोड़ा गया हो, न कि वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति। समकालीन स्रोतों में उसका कोई उल्लेख नहीं है और बाद के ग्रंथों में उसकी कहानी प्रतीकात्मक और नैतिक संदेशों को मजबूत करने के लिए विकसित हुई। यह विवादास्पद है और सिख समाज के लिए संवेदनशील है, इसलिए इस विषय पर विचार करते समय सभी पक्षों की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। यह जो कुछ था वह गोरख से लिया गया है, मेरा एक भी शब्द इसमें नहीं है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।